साल 2009 लाहौर में हुए श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके थे। कोई भी टीम किसी सूरत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। स्टेडियम्स खंडरों में तब्दील हो चुके थे, क्रिकेटिंग रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो चुका था और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट इंडस्ट्री बुरी तरह से अफेक्ट हो रही थी। लेकिन फिर करीब 6 सालों बाद साल 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने T20 ब्लास्ट और IPL की तरह अपनी एक T20 लीग बनाने का फैसला किया, जिसको PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग का नाम दिया गया और धीरे धीरे ये लीग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वापस पाकिस्तान खींच लाई। सवाल उठता है कैसे, वो भी बताता हूँ। साल 2016 में PSL का पहला सीजन खेला गया और 2009 में हुए अटैक के बाद से सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं खेला गया। ये लीग थी तो पाकिस्तान की, मगर इसके सारे मैचेस UAE में खेले गए, जिसका PCB को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहले ही सीजन में $2.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ इस लीग से। लेकिन पैसे कमाना तो PSL का मकसद था ही नहीं और इसी बात को जहन में रखते हुए PSL सीजन 2 के सब मैचेस पहले की तरह UAE में ही खेले गए। लेकिन इसका जो लास्ट मैच था यानी फाइनल, वो लाहौर में रखा गया। मगर फिर भी 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ये मैच पाकिस्तान में खेलने से साफ इनकार कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के केविन पीटरसन और टाइमल मिल्स। इन दोनों ने कहा, भाई तुम जो मर्जी कर लो, हम नहीं जाएंगे लाहौर। और सेमीफाइनल जीतने के बाद ही ये दोनों प्लेयर्स UAE से वापस इंग्लैंड चले गए। खैर, अगले सीजन PSL 3 में फाइनल के साथ साथ प्ले ऑफ्स भी कराची और लाहौर में रखे गए और इस बार हर फॉरेन प्लेयर को एक्स्ट्रा $10,000 पर मैच PCB ने पे किए, जो मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे। इसके बाद सीजन 4 के आखिरी 8 मैचेस पाकिस्तान में खेले गए और साल 2020 में सारी की सारी PSL लीग के मैचेस पाकिस्तान में ही ऑर्गेनाइज किए गए। PCB की 4 साल की मेहनत रंग ले आई कि कैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके प्लेयर्स को फुल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ मैच खिलाए और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ उनके क्रिकेट बोर्ड्स को भी ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। और ये बात 100% सही भी है। इसी वजह से पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल प्लेयर्स PSL के लिए हर साल पाकिस्तान में आते हैं, परफॉर्म करते हैं और अच्छा खासा अर्न भी करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, मगर इन प्लेयर्स की सिक्योरिटी पर, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब मैचेस ऑर्गेनाइज करने में अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। तो PCB इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, ये समझने के लिए चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर, द बिजनेस मॉडल ऑफ PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग। टेररिज्म की वजह से कोई फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आना नहीं चाहते और फॉरेन प्लेयर्स के बगैर PSL हो नहीं सकता। Our situation is scrutinized more when it comes to touring, and we've done our best really to convince the world that look, it was a horrific incident that took place about 10-15 years back. पास्ट के अंदर डिफरेंसेस रहे हैं फ्रेंचाइजीज के साथ। PCB और PSL इंतजामिया की जानिब से जो बैटिंग कंपनीज हैं, सियासी मुश्किलात, सिक्योरिटी खदशात और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद सामने आने वाली और इस तरह कामयाब होने वाली PSL की अब अंदाज़न मालियत $50 करोड़ है। दोस्तों, PSL बिजनेस मॉडल के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं:
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और पीएसएल टीम ऑनर्स। ये चारों कंपोनेंट्स एक तरह से लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ये बात आपको आगे चल के वीडियो में खुद ही समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो ये गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है। पीएसएल के सारे मैचेस पीसीबी ही ऑर्गेनाइज करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पीसीबी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। पीसीबी को फंड्स देते हैं हमारे बाकी के 3 कंपोनेंट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टीम ओनर्स। स्पॉन्सरशिप की बात करें तो 2 तरह के स्पॉन्सर होते हैं जो पीसीबी को फंड्स देते हैं। फर्स्ट है टाइटल स्पॉन्सर। आपने नोट किया होगा कि जब भी पीएसएल का नाम आता है तो उससे पहले एचबीएल लिखा जाता है, यानी एचबीएल पीएसएल। और दोस्तों सीजन 1 से लेकर अब तक 3 दफ़ा टाइटल स्पॉन्सर का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ है और इन तीनों दफ़ा एचबीएल ने सबसे ज़्यादा बिड लगाकर ये टाइटल हासिल किया है। साल 2016 से 2018 तक एचबीएल ने $5.2 मिलियन पे किए और जैसे जैसे पीएसएल ग्रो करता गया इस बिड में और भी इजाफा होता गया। साल 2019 में 14.3 मिलियन और रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 में एचबीएल ने $22.2 मिलियन पे किए। यानी पिछले 7 सालों में एचबीएल करीब 660 करोड़ रुपए पे कर चुका है, सिर्फ अपना नाम पीएसएल के साथ जोड़ने के लिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साल 2025 तक ये टाइटल एचबीएल के पास ही रहेगा। लेकिन पीएसएल की ग्रोथ को देखते नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए एचबीएल से भी ज़्यादा बिड लगाएगा तो ये टाइटल उसे दे दिया जाएगा। अब इसके अलावा होते हैं पीएसएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। कुछ ब्रांड्स जो पीएसएल की अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाउंड्रीज पर डिफरेंट ब्रांड्स के स्टिकर्स होते हैं। इसी तरह स्कोर बोर्ड पर, ग्राउंड्स पर, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स पर जिन ब्रांड्स के लोगो होते हैं ये सब ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। इसके अलावा आपको स्टेडियम में ओसाका की बैटरी रखी नजर आएगी। अब इस बैटरी का स्टेडियम में कोई भी काम नहीं है। ओसाका सिर्फ एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है और स्टेडियम में अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पीसीबी को पे करता है। यहाँ स्पॉन्सरशिप तो एक जरिया हो गया पीसीबी के लिए कमाई का। इसके अलावा दूसरा बड़ा जरिया है कमाई का ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। अब दोस्तों पीएसएल किसी न किसी चैनल पर तो दिखाया जाएगा ही और सब टीवी चैनल्स की ये कोशिश होगी कि पीएसएल ये राइट्स उन्हें दे ताकि उनके पास व्यूवरशिप ज़्यादा से ज़्यादा आए। और साल 2022 से 2023 यानी करंटली ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स ने $24 मिलियन में खरीदे हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इन टीवी चैनल्स की तो स्पॉन्सर्स की तरह कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही। इनफैक्ट ये तो खुद ही पब्लिक चैनल्स हैं, तो इन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों मैच में हर ओवर के बाद जो एड्स आती हैं इनमें एक 10 सेकंड की ऐड चलाने के लिए कंपनीज 15 लाख रुपए तक पे करती हैं इन टीवी चैनल्स को। और एक 20 ओवर मैच में कम से कम 100 एड्स चलते हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये टीवी चैनल्स इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। अब लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो है फ्रेंचाइजीज यानी टीम ओनर्स। साल 2015 में जब पीएसएल का आगाज हुआ तो उस वक्त पीएसएल में 5 टीम्स शामिल थी और पीसीबी ने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इन टीम्स की बिड को ओपन किया। यानी जो भी टीम को खरीदेगा वो उस टीम को 10 साल तक ओन करेगा और हर साल टोटल अमाउंट का 10% एज एन इंस्टॉलमेंट पीसीबी को चुकाएगा। फॉर एग्जांपल कराची किंग्स उस वक्त की सबसे महंगी टीम थी जिसको सलमान इकबाल जो कि पाकिस्तानी रिनाउंड न्यूज़ चैनल ARY के CEO भी हैं, उन्होंने $26 मिलियन में कराची किंग्स को खरीदा था। 2015 में सलमान इकबाल ने इस टीम को 10 साल तक के लिए खरीद लिया। यानी कि 2025 तक सलमान इकबाल कराची किंग्स को ओन करेंगे और हर साल वो 26 मिलियन का 10% यानी $2.6 मिलियन पीसीबी को पे करेंगे। और साल 2025 के बाद पीसीबी दोबारा से सारी टीम्स की बिड्स को ओपन करेगी और हाईएस्ट बिडर को वो टीम दी जाएगी। पीएसएल की शुरुआत में पीसीबी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5 टीम्स पीएसएल के लिए काफ़ी होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल ग्रो करने लगा। ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल में आने लगे और पाकिस्तान का अपना यंग टैलेंट भी उभरने लगा। इसको देखते हुए अप्रैल 2017 में पीसीबी ने 6ठी टीम के लिए बिड ओपन की और जून 2022 में शॉन प्रॉपर्टीज ने मुल्तान सुल्तान्स को खरीद लिया। लेकिन पेमेंट इश्यूज की वजह से शॉन प्रॉपर्टीज के राइट्स को पीसीबी ने टर्मिनेट कर दिया
और 20 दिसंबर 2018 को फेमस पाकिस्तानी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जहांगीर खान तरीन के बेटे अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को $44 मिलियन में खरीद लिया और मुल्तान सुल्तान्स PSL की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव टीम है। इससे पहले की 5 टीम्स को PCB ने सिर्फ $93 मिलियन में सेल किया था। मुल्तान सुल्तान्स को इतना महंगा सेल करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी मार्केट वैल्यू। साल 2015 में जब बाकी सब टीम्स सेल हुई उस वक्त PSL स्टार्टिंग फेज में था। इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी, कुछ पता नहीं था ये कितने स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करेगा, कितनी ऑडियंस रिटेंशन गेन करेगा, ये सही से चल भी पाएगा या नहीं। लेकिन साल 2018 तक जब मुल्तान सुल्तान्स की एंट्री हुई तब PSL काफ़ी ग्रो कर चुका था और ठीक ठाक मार्केट में अपनी वैल्यू भी बना चुका था। इसलिए अली तरीन ने इतने ज़्यादा पैसों में इस टीम को ख़रीदा। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आए तो बात करते हैं टीम ओनर्स की कि उनका टीम को ख़रीदने में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये जो टीम ओनर्स हैं ये हर साल PCB को 10% फ्रेंचाइज फ़ी पे करते हैं और बदले में पब्लिसिटी तो इनको मिलती ही है और साथ में आपने देखा होगा हर टीम प्लेयर की बैक पर, फ्रंट पे और हेलमेट पर डिफरेंट ब्रांड के लोगोस बने होते हैं। इन ब्रांड्स को कहते हैं टीम स्पॉन्सर्स और ये टीम स्पॉन्सर्स इन लोगोस को प्रिंट करने के लिए पे करते हैं और ये सारे पैसे टीम ओनर्स के पास ही जाते हैं। इसके अलावा PCB इन्हें पूल रेवेन्यू यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सर्स और मैच टिकट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 95% सब टीम ओनर्स में डिवाइड किया जाता है और बाकी का 5% PCB खुद अपने पास रखती है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है यानी टोटल रेवेन्यू का जो 95% ओनर्स को मिल रहा है ये सीजन 7 से मिलना शुरू हुआ था। इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेवेन्यू का 80% और स्पॉन्सरशिप का सिर्फ 50% टीम ओनर्स को दिया जाता था और बाकी PCB अपने पास रखता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 80% और 50% भी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे कि फर्स्ट सीजन का जो टोटल पूल रेवेन्यू था वो था $2.6 मिलियन। इसमें से PCB ने अपना 20% यानी कि $0.6 मिलियन लिए और PCB तो हो गई साइड पर। पीछे बचे $2 मिलियन। उनको 5 टीम पर इक्वली डिवाइड करें तो हर टीम ओनर के पास सिर्फ $0.4 मिलियन आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर टीम ओनर को 10% फ्रेंचाइज फी पे करना होती है। तो अगर हम बात करें कराची किंग्स की तो उसकी अर्निंग सिर्फ $0.4 मिलियन थी, जबकि उसकी सिर्फ फ्रेंचाइज फी ही $2.6 मिलियन है। ऊपर से PSL ड्राफ्ट बेस्ड सिस्टम है, यानी कि सब प्लेयर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और एमर्जिंग। और इन सब कैटेगरीज की सैलरीज डिफरेंट हैं। प्लेटिनम $1,70,000 पर प्लेयर के हिसाब से सबसे महंगी कैटेगरी है। इसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। इसी तरह डायमंड कैटेगरी की सैलरीज थोड़ी कम, गोल्ड की उससे कम और कैटेगरी वाइज नीचे आते जाएं तो एमर्जिंग कैटेगरी $7,500 पर प्लेयर के हिसाब से लीस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी ऑफ PSL है। और हर टीम अपने स्क्वाड में मिनिमम 16 और मैक्सिमम 18 प्लेयर्स रख सकती है इन कैटेगरीज के कम्बिनेशन से, यानी 3 प्लेटिनम प्लेयर्स, 3 डायमंड, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 एमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर्स सिलेक्ट करके अपने 16 प्लेयर्स पूरे करेगी। और बाकी के 2 प्लेयर्स चॉइस पर हैं कि अगर कोई टीम ओनर रखना चाहे तो रख सकता है। इस तरह एक टीम खरीदने पर मिनिमम $1 मिलियन तक खर्च होता है। इसके अलावा मार्केटिंग और प्लेयर्स के कोचिंग एक्सपेंसेस अलहदा से बेयर करना पड़ते हैं टीम ओनर्स को। यानी कि पहले सीजन में कराची किंग्स को करीब $3 मिलियन का सीधा लॉस हुआ। इसी तरह बाकी सब टीम भी लॉस में ही रही क्योंकि सबका एक्सपेंस मिनिमम 2 से 3 मिलियन डॉलर्स का था और प्रॉफिट सिर्फ 0.4 मिलियन। शुरू के 3 सीजन सारी टीम लॉस में ही रही, प्रॉफिट कमाया तो सिर्फ PCB ने, क्योंकि ना तो PCB ने कोई फ्रेंचाइज फी पे करना थी और ना ही किसी प्लेयर को खरीदना था। और दूसरी तरफ ये सब टीम ओनर्स चुपचाप से अपना गुजर बसर कर रहे थे क्योंकि सभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे और PSL में वैसे भी ये लोग पैसे बनाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन इस बार अचानक से सब ओनर्स एक्शन में आए क्योंकि इस दफ़ा PCB ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। जनवरी 2019 में PCB ने फाइनेंस मिनिस्टर को PSL सीजन 1
और 2 के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डिटेल्स की एक कॉपी भेजनी थी और गलती से ये डिटेल्स पीसीबी ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ बाकी सब टीम ओनर्स को भी भेज दी। इन डॉक्यूमेंट्स में सारी टीम्स और पीसीबी के दोनों सीजन का रिकॉर्ड था कि किसने कितना प्रॉफिट बनाया और कितना लॉस। इंटरेस्टिंगली अब सब टीम्स को पता था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी सब टीम्स भी लॉस में ही जा रही हैं और इन सब के रिएक्शन की मेन रीज़न ये नहीं थी कि सब लॉस में थे, बल्कि असल मसला तो ये था कि इन सब के लॉस में होने के बावजूद पीसीबी ने दोनों सीजन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। सारी 6 टीम्स ने मिलकर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से नेगोशिएशन शुरू की मगर बात नहीं बनी और आखिर गुस्से में आकर इन 6 टीम ओनर्स ने मिलकर सितंबर 2020 में पीसीबी पर केस फाइल किया कि पीसीबी ने इन सब के साथ एक अनफेयर एग्रीमेंट किया है। कुछ अरसा ये केस चलता रहा। इतने में रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी इलेक्ट हुए और उन्होंने आते ही इन सब के साथ निगोशिएशन की और एग्रीमेंट में चेंजिंग करके ना सिर्फ इनको टोटल रेवेन्यू पूल का 95% दिया बल्कि एडिशनल रिलीफ के तौर पर इन्हें उस वक्त के प्रीवियस सीजन 5 और सीजन 6 जो कोविड से अफेक्ट हुए थे इन दोनों के रेवेन्यू पूल का भी 98% दिया। तो दोस्तों ये था पीएसएल का बिजनेस मॉडल। इसके साथ साथ पीएसएल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बताता चलूं तो पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो पीएसएल के आने के बाद हुआ वो था इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में आना। पीएसएल के बाद से श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम्स पाकिस्तान में अपने टूर कर चुकी हैं और इस दफ़ा 2023 का एशिया कप और 2 साल बाद होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इंडिया का पाकिस्तान आना। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जे शाह का कहना था कि एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान किसी सूरत नहीं जाने वाली। और इसके कुछ ही दिन बाद इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना था कि इंडियन होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर डिपेंड करता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं। अब दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं। दूसरा फ़ायदा जो पीएसएल की वजह से पाकिस्तान को हुआ कि काफ़ी यंग टैलेंट पाकिस्तान में उभर कर सामने आया। शाहीन अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स ये सारे पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही आज इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हैं। आखिर में पीएसएल की वजह से काफ़ी टूरिज्म भी देखने को मिला है पाकिस्तान में, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को तो बूस्ट मिला ही है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो दोस्तों ये थे पीएसएल के वो फ़ायदे जो पीसीबी, फ्रेंचाइजीज या स्पॉन्सर्स को हुए। लेकिन जहाँ तक बात है पब्लिक की तो लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान के लोग इन मैचेस की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि पीएसएल टीम जब भी स्टेडियम जाती हैं तो मिनिमम 30 से 40 सिक्योरिटी मोबाइल्स उनके आसपास होते हैं। इसके अलावा टीम के स्टेडियम जाने और वापस आने से 1 घंटा पहले ही वो सारे रास्ते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं जहां से इस टीम ने गुजरना होता है। और इस वक्त इंटेलिजेंस इस पूरे रूट को चेक कर रही होती है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाए तो उसे टाइमली डील किया जाए। मगर इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से जो ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है उससे लोग बहुत तंग हैं। अब यहाँ पर पीएसएल की डार्क साइड की बात की जाए तो वो है बैटिंग यानी जुआ। आपने देखा होगा कि कराची किंग्स की शर्ट्स पर 1x बैट का एक ब्रांड लोगो है। इसे अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको एक नॉर्मल स्पोर्ट्स साइट ही नज़र आएगी, जबकि ये एक फेमस बैटिंग साइट 1x bet यानी 1x BET bet से डायरेक्टली लिंक्ड है। सिर्फ कराची किंग्स ही नहीं बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स भी ऐसी ही कुछ कंपनीज से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। अब यहाँ पर मेलबेट, डाफाबेट, MCW कैसीनो ये तीनों भी बैटिंग साइट्स हैं और इन तीनों ने भी अपने नाम के कुछ लेटर्स चेंज करके जैसे मेलबेट को मेल बैट कर दिया, फिर डाफाबेट को डाफा न्यूज़ और MCW कैसीनो को MCW स्पोर्ट्स करके खुद को स्पोर्ट्स साइट शो करवाया। क्योंकि बैटिंग इल्लीगल है पाकिस्तान में तो अपने असल नाम से ये बैटिंग साइट स्पॉन्सर नहीं कर सकती, इसलिए ये नाम चेंज करने वाली स्कीम बनाई गई। लेकिन फिर भी ये बात छुप ना सकी और सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा एक्स क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ ने भी इन बैटिंग साइट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर बैटिंग या करप्शन करे तो उसे बैन कर दिया जाता है
लेकिन जो साइट्स हैं जिनके थ्रू बैटिंग की जा रही है उनको हम पूरी टीम का ही स्पॉन्सर बनाकर खुद इनकरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीसीबी का कहना है कि उन्होंने अच्छे से वेरीफाई किया है और ये सब साइट स्पोर्ट्स रिलेटेड ही हैं और कुछ भी नहीं। दोस्तों, 1 मिनट के लिए पीसीबी की बात पर यकीन कर लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि चारों साइट्स के नाम इत्तेफाक से मिलते थे इन बैटिंग साइट्स से। लेकिन अगर आप गूगल करें डाफा बेट और डाफा न्यूज़ को तो दोनों का लोगो एक जैसा है और यहाँ तक कि दोनों साइट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है। इस बात को तो कोई स्कूल जाता बच्चा भी समझ जाएगा कि ये दोनों कंपनीज एक ही हैं, लेकिन पीसीबी इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर असल बात यह है कि पीएसएल पर इतनी ज़्यादा बैटिंग होती है जिससे ये साइट्स अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हैं और फिर टीम्स और पीसीबी दोनों को इतनी हाई लेवल पर स्पॉन्सर करती हैं ये साइट्स कि इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें एक्स पाकिस्तानी रिनाउंड क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की, तो उन्होंने दोहा में हो रही लेजेंड्स लीग में 10 मार्च को अपने एक मैच में एज अ कैप्टन परफॉर्म किया। उनकी टीम एशिया लाइंस का जो मेन स्पॉन्सर है लोटस 365, ये भी एक बैटिंग साइट है। तो आफरीदी ने एक टेप ली और उस लोगों के ऊपर लगा दी और उन्होंने ये दिखाया कि किस हद तक वो बैटिंग के अगेंस्ट हैं, ये जानते हुए कि इस बात पर उन्हें फाइन भी किया जा सकता है। अब इस बात से बाकी के पीएसएल और आईपीएल प्लेयर्स को जो चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि ये सब प्लेयर्स भी शायद आफरीदी की तरह ऐसा कोई कदम उठाएं ताकि पूरे एशिया में बैटिंग से बॉयकॉट और पब्लिक को अवेयर किया जा सके। डेट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।